Hi guys, welcome to my new vlog. आज बड़े दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ यार। ट्रिप के बाद आने के बाद यार बिजी हो गया था थोड़ा। लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि यूरोप की सीरीज़ ख़त्म हुई है, तो अब यूरोप का थोड़ा सा अब ब्रीफ में भी दे दें सब कुछ की डिटेल्स वगैरह की, वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। सो मैं सोचा ये व्लॉग ज़रूर बनाया जाए इस पर, क्योंकि पता है आजकल क्या है, सब व्लॉगर अपना ट्रैवल व्लॉगर अपना बस दिखाने में बिजी हैं कि दिखा दें हम कि कहाँ घूम रहे हैं कहाँ नहीं, बट ब्रीफ में कोई नहीं बताता कि आपको क्या क्या चीज़ें अप्लाई करने, वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, कैसे आप वीज़ा अप्लाई करो। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप तो यही है ना घूमने के लिए, कि आपके पास अगर वीज़ा ही नहीं होगा तो आप जाओगे कहाँ। तो मेरा वही है स्कोप कि मैं पहले सबसे पहले ये चीज़ें बताऊँ, तो उसके बाद फिर आगे आपको भी हेल्प हो। ठीक है, मैं हर कंट्री का ऐसे बताऊंगा यार कि ये नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट किया तो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं आपको हर कंट्री का बताऊंगा जहाँ जहाँ मैं घूमूंगा, और आप अपने सजेशन भी प्लीज़ देते रहो। और थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, आप सपोर्ट भी कर रहे हो, तो मैं दिल से थैंक यू सच्ची। अब आप मैं अभी और आपका और सपोर्ट चाहिए। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो बस थोड़ा सा जर्नी का अभी हमने थोड़ा सा रास्ता निकला है, अभी बहुत लंबी जर्नी है। तो अभी आप सपोर्ट के बिना, आपके बिना तो आपको पता ही है कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना। अब आते हैं हम वीज़ा पे। सबसे पहले अब मैंने यूरोप का भी ख़त्म किया है, अभी मैं 3 कंट्री जर्मनी, एम्स्टर्डम और पेरिस घूम लिया हूँ। इसके बाद मैं अब अगली कंट्री जाऊँगा, तो पहले मैंने कहा यूरोप का पूरा ब्रीफ में बता दूँ, फिर उसके बाद अगली कंट्री के ब्लॉग्स डालने शुरू करता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले वीज़ा पे। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यार, देखो अगर किसी को भी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो और कोई चीज़ ना समझ आए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम अपना अकाउंट मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे तो आप जो भी है आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब आ जाते हैं हम वीज़ा पे। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। भाई शेंगन में ना बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, उसमें स्विट्ज़रलैंड भी आता है, पेरिस भी आता है, एम्स्टर्डम भी आता है, और क्या कहते हैं जर्मनी भी आता है, स्पेन भी आता है, आयरलैंड भी आता है, आइसलैंड भी आता है। ये सब कंट्री शेंगन में कवर होती हैं। तो वीज़ा इस इन सब कंट्री का एक ही लगता है शेंगन का, चाहे आप वो कोई सी भी जगह से डाल लो, चाहे आप जर्मन एम्बेसी से डाल लो, चाहे स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी से डाल लो, चाहे पेरिस एम्बेसी, फ्रांस एम्बेसी से डाल लो, तो वो आपकी मर्जी है। अब मेरा क्या सिस्टम था कि मैंने जब डालना था, मुझे डेट्स किसी भी जगह की नहीं मिल रही थी, मुझे बस जर्मन एम्बेसी की मिल रही थी डेट, तो मैंने जर्मन एम्बेसी से अपना वीज़ा अप्लाई किया था। तो मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रोसेस था। डॉक्यूमेंट्स सब में सेम लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स और कोई नहीं है, बस डेट्स का थोड़ा होता है। जैसे मुझे जर्मन एम्बेसी की डेट्स मुझे मिल गई थी 10 दिन के बाद की, वही मुझे स्विट्ज़रलैंड की डेट चाहिए थी मुझे मेन, बट स्विट्ज़रलैंड की डेट मिल रही थी मुझे 1 महीने बाद की, तो वो उतना टाइम था नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने जर्मन एम्बेसी से डेट्स ली थी। अब प्रोसेस सारा सेम है, डॉक्यूमेंट सारे सेम लगते हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगती है। फ़ीस होती है एम्बेसी फ़ी एंड वीएफएस फीस मिला के, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 10K, 9 to 10K के बीच में आता है। 9 से 10 हज़ार इंडियन रुपीज़ में आपकी फ़ीस है एम्बेसी की। उसके बाद आपका आता है कितना टाइम में आपका वीज़ा आ जाता है। सो जर्मन एम्बेसी यूजुअली मैं बता रहा हूँ सब सभी जगह से अगर आप डालते हो तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम है, ये 20 दिन, पर 15 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अगर आपकी फ़ाइल बिल्कुल ठीक है तो आपका 15 दिन में वीज़ा आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो भाई ये आप ज़रूर लिख लेना, और अगर आपको ये चीज़ की लिस्ट भी चाहिए हो तो मुझे डीएम कर देना, मैं लिस्ट भी भेज दूंगा। तो पहले डॉक्यूमेंट पे आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी 3 इयर्स की ITR। मैं कहता हूँ आपको वीज़ा अप्लाई करना है नहीं करना है या कुछ भी है, आप ITR भाई ज़रूर अप्लाई करा करो, आपकी इनकम चाहे जितनी भी हो।
आप 5 लाख से नीचे पे ज़ीरो ज़ीरो वो है ITR, तो आप उस पर अप्लाई करो ज़रूर, क्योंकि ITR बहुत बेनिफिशियल है, आपको बहुत बेनिफिट्स देती है फ्यूचर में आपको। आप जैसे वीज़ा में बहुत बेनिफिशियल है, लोन्स में आपकी ITR बहुत बेनिफिशियल है, तो ये चीज़ें आप करा करो। तो ITR 3 ईयर्स की ITR मैंडेट है। उसके बाद आपके बैंक में लिक्विड फंड होना चाहिए पर पर्सन। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो 5 से 6 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप 2 बंदे ट्रैवल कर रहे हो तो वही 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 कर रहे हो तो 5 को 3 से कर दो। तो ये बट लिक्विड फंड होने चाहिए, ये नहीं कि आप FD में दिखा रहे हो या इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो, कोई वो कुछ नहीं है। आपके लिक्विड फंड अकाउंट में इतने होने चाहिए। उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट में आपकी होगी FD, LIC, म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें अदर इन्वेस्टमेंट में आ गई, ये आप दिखाओ क्योंकि ये बेनिफिशियल है। बट लिक्विड फंड में आपके 5 लाख रुपए होने चाहिए, 5 लाख रुपए मिनिमम है, 5 से 6 लाख रुपए के बीच में इज सफिशिएंट। तो आप अदर फंड में ये चीज़ें दिखा दें, ठीक है, ये भी कंसिडर करते हैं वो। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सबका ही होता है। पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। जैसे आज आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आज से 6 महीने आगे तक का वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपका ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म। अगर आप जब ऑनलाइन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करोगे ना तो एक फॉर्म आता है, तो वो आपको प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद अपना फ़ोटो होनी चाहिए आपकी 35 इंटू 45 mm की। शेंगन की रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप नेट पे भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा। कवरिंग लेटर होता है जिसमें, जैसे अब मैंने जर्मन एम्बेसी से वीज़ा डाला, तो मैंने जर्मन एम्बेसी को एक लेटर लिख के दिया कि ऐसे ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ जाने का, मैं किसके साथ जा रहा हूँ या क्या है, और इस डेट से जाने का प्लान कर रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, जो भी रीज़न है वहाँ पे वो आप मेंशन करके उनको दोगे। आपको कवरिंग लेटर के भी फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर आपको वो भी चाहिए तो मुझे DM कर देना, मैं वो भी दे दूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं NOC, मतलब अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग विद सम कंपनी, सो यू मस्ट नीड NOC फ्रॉम दैट कंपनी दैट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कि अगर आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो तो वो NOC में डेट्स मेंशन होनी चाहिए कि इस डेट से लेकर इस डेट तक हम आपको ऑफ दे रहे हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो। ये होता है NOC। और मैं भाई शेंगन कंट्री का बता दूं तुम्हें, एक सीन है कि बहुत ना वहाँ पे ना क्या होता है, अगर आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। अगर आप प्लान कर रहे हो, आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो कि मुझे 10 जनवरी से 25 जनवरी तक जाना है शेंगन, इस कंट्रीज में मुझे घूमना है, तो आपको 10 से 25 जो हमने डेट करी है वही आपको NOC में भी डालनी है कि 10 से 25 तक की आपकी छुट्टियां सेंक्शन हुई हैं। अब 10 से 25 तक हमें कोई इशू नहीं है, ये घूम के आ सकते हैं। और कवरिंग लेटर में भी वही डेट आएगी, हर जगह वही डेट आएगी, क्योंकि शेंगन एक ऐसी कंट्री है जो कि स्पेसिफिक डेज के हिसाब से भी वीज़ा दे सकता है। मैक्सिमम वही देता है वो। अगर आपका जैसे 15 दिन आपने अपना ट्रैवल प्लान दिखाया तो वो 20 दिन दे देगा, 25 दिन दे देगा, 1 महीना दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा शेंगन। तो आप अपने डेट्स को लेकर स्पेसिफिक रहो और वही डेट्स मेंशन करना जब आपकी प्लानिंग है, तो वो आप माइंड में ज़रूर रखना। तो NOC कंपनी से ले लेना, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप ले लेना, ये चीज़ें अगर आप वर्किंग हो तो। अगर आपका बिजनेस है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना है, GST सर्टिफिकेट लेना है, और आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो तीनों चीज़ें लगानी है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, मैंने पूरा बता दिया। एक आता है नेटवर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें नेटवर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, आपकी नेटवर्थ कितनी है, मतलब हाउ मच यू आर अर्निंग, हाँ कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, कितने आपके लिक्विड फंड है, कितना आपके पास एसेट्स हैं। सो वो सब चीज़ें नेटवर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन होती है, वो आप अपने किसी भी CA से बनवा सकते हो। तो ये मैंडेट नहीं होता, बट मैं आपको कहूँगा कि ये ज़रूर बनवा लेना, क्योंकि उसमें सब कुछ पता लग जाता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, आप अफोर्ड कर भी सकते हो जाना या नहीं कर सकते। तो वो एक उनके लिए वहाँ पे एम्बेसी में जो बैठा है उनको लिए ईजी हो जाता है, एक पेपर खोल लेते हैं, अच्छा वो फटाफट चेक करते हैं, आपकी स्टेटमेंट से मिलाया तो उनका काम हो जाता है। वो फिर इतना उनके लिए मतलब हेक्टिक नहीं होता। तो अगर उनके लिए हेक्टिक नहीं होगा, उनको लगेगा कि हाँ यार सही है, तो वो दे देंगे वीज़ा, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हो गई, मैंने आपको बता दी। और VFS का क्या है, VFS भी बता देता हूँ क्या है जिसको नहीं पता। VFS एक एजेंसी है जो मैक्सिमम कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक वगैरह सारा वही मैनेज करती है। तो दिल्ली में तो VFS का ऑफिस नियर शिवाजी स्टेडियम है,
शिवाजी मेट्रो स्टेशन के अंदर ही है VFS का ऑफिस। तो वहाँ आपको जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने और अपना बायोमेट्रिक करने। तो डॉक्यूमेंट सारे आपके जो आप प्रिंट आउट लेकर जाओगे वो सारे वहीं सबमिट हो जाएंगे। तो वो आप वहाँ पे आपको एक वो चेकलिस्ट भी देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो आप लगा के उनको सारे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आपके। और हमेशा याद रखना, जब आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी 2 से 3 बैंक है, तो एक ही आप प्राइमरी में रख सकते हो। प्राइमरी बैंक अकाउंट एक ही रहेगा जो प्राइमरी में रहेगा मेन, बाकी सारे सेकेंडरी में आएंगे। तो एक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना कि आपको जो दिखाना पड़े मेन अकाउंट से, तो उसमें सफिशिएंट बैलेंस हो। अब आ जाते हैं हम, आपको वीज़ा का तो मैंने बता दिया। इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं आपको क्या माइंड में पॉइंट्स रखने हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के तो मैंने बता दी है, ठीक है। अब आपको क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब अगर आप वीज़ा, देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप 10 से 25 जनवरी का सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीज़ा आप 1 महीने पहले डाल दो। क्योंकि क्या सीन होता है, देखो वीज़ा आप अप्लाई करोगे, आपको 10 दिन के बाद की डेट मिलेगी। फॉर एग्जांपल 10 दिन के बाद की डेट मिलेगी। आप डेट लोगे, 2 हफ्ते या 20 दिन वो लगाएंगे, 1 महीना आपका निकल गया इसमें वीज़ा आने में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जैसे 10 जनवरी ट्रैवल कर रहे हो, तो आप नवंबर के लास्ट वीक में अपना वीज़ा अप्लाई कर दो, ताकि आपका वीज़ा आए तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो अपनी टिकट्स बुक कराने का, होटल्स बुक कराने का। क्योंकि क्या है, एंड मोमेंट में टिकट बुक करोगे, होटल्स बुक करोगे, तो ऑब्वियसली वो महंगे होंगे, क्योंकि जितना डे क्लोज आएगा आपका ट्रिप का, उतना वो प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वीज़ा 1.5 महीने पहले तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, अगर आपने जैसे अब आपको मैंने बता ही दिया कि जैसे अब जर्मनी से वीज़ा जर्मनी में लैंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें माइंड में रख के अपनी सारी प्लानिंग करना, आइटनरी अपनी बना लेना अकॉर्डिंगली, क्योंकि आइटनरी बनाना यार बहुत ज़रूरी है। आइटनरी से आपको बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि वहाँ जाके फिर आप कंफ्यूज नहीं होते कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, अब एक हर कंट्री में ना, हर जगह ही होता है ये। मैं शेंगन एक नॉर्मली, ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, ट्रैवल पास हर जगह होता है। जैसे हमारे दिल्ली में मेट्रो पास बनता है, इंडिया में मेट्रो पास बनता है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे भी ट्रैवल पास बनता है। वहाँ पे ट्रैवल पास क्या होता है, वहाँ पे बस का भी होता है, जिसमें मेट्रो भी है, ट्रेन भी है, ठीक है। तो वो ट्रैवल हुआ, मैं सजेस्ट करूँगा कि हर बार टिकट लेने से अच्छा, अब यार जैसे अब आप ऑब्वियसली आप घूमने जा रहे हो, 3-4 जगह एक दिन में घूमोगे, हर 3-4 जगह, यहाँ पे पास है तो ठीक है, और दूर दूर है तो फिर टिकट लोगे। तो इससे अच्छा मैं कहूँगा वहाँ के पास ले लो, ट्रैवल पास लो। उसमें फ्री होता है कि आप जितना मर्जी घूमो, वो स्पेसिफिक डेज का होता है, 2 दिन का भी आता है, 3 दिन का भी आता है, 7 दिन का, ऐसे आते हैं। तो अब वो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। अब आप जा रहे हो, कैश आप लेकर जाओगे ऑब्वियसली। मैं आपको सामने सजेस्ट करूँगा कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी ज़रूर रखना, क्योंकि क्या सीन होता है कि बाय चांस कि कभी कार्ड की ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास कैश खत्म हो जाए, तो आपके पास बैकअप के लिए कार्ड होना चाहिए। और मैं आपको कार्ड भी बता देता हूँ सबसे बेस्ट कौन सा है। SBM का नियो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड आता है, सबसे बेस्ट कार्ड है वो। मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ क्या है। उन दोनों में डिफरेंस ये है, जैसे आप नॉर्मल बैंक का क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो इंटरनेशनल, उसमें क्या है, आपको चार्जेस लगते हैं, एक्सचेंज चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस। SBM में क्या है, जो आपका गूगल पे रेट आ रहा होगा ना, फॉर एग्जांपल यूरो का रेट आ रहा है 88, तो वो 88 ही SBM कार्ड से कटेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कटेंगे। और उसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आपको रुपीज़ में यूरो में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में जो रुपीज़ में पैसे पड़े हैं, आप स्वैप करो, आपके रुपीज़ में ही पैसे वो यूरो में जितने भी कन्वर्जन करके आएंगे वो रुपीज़ में ही कट जाएंगे, तो कोई कन्वर्जन चार्जेस नहीं लगेंगे। तो SBM का न्यू ग्लोबल कार्ड क्रेडिट कार्ड है, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो आप वो कर लेना। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं प्रेफर करूँगा कि हॉस्टल बुक कराना, क्योंकि क्या है, एक तो आपके जैसे वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत ना फ्रेंडली होते हैं, सब हॉस्टल में रहते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, चिल होता है बिल्कुल सीन। मिलते हैं आप, आपस में भी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, आगे जाने के लिए
कभी कभार ग्रुप बन जाता है कि चलो घूमने चलते हैं इधर, आपने भी जाना उन्होंने भी जाना, तो आप साथ में जा सकते हो। तो वो चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हो जाती हैं आगे फ्यूचर के लिए भी। अगर आप उनकी कंट्री कभी विजिट करने जा रहे हो तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आ रहे हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हॉस्टल रह लेना। एक तो बजट में भी आ जाते हैं हॉस्टल। अकेला बंदा होटल में रहेगा तो वो एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, बाकी वो आप पे है, ठीक है। और हमेशा होटल या हॉस्टल ना ट्राई करना कि मिडल में बुक करो, फिर ट्रैवल में ना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मिडल में ही बुक करना सिटी के। और हमेशा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन और बस ही है वहाँ पे, क्योंकि टैक्सीज तो वहाँ बहुत पैसे लगते हैं भाई टैक्सीज में। तो बस या ट्रेन ही यूज़ करना। और मैं तुम्हें कहूँगा ये ज़रूर माइंड में रखना, फ़ोन वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारी। फ़ोन ही आपके लिए सब कुछ। वहाँ पे जो आपको जहाँ जाना है आपको फ़ोन ही बताएगा। तो गूगल मैप सबसे बढ़िया है। गूगल मैप खोलो, अगर तुम्हें नहीं पता, तुमने आइटनरी नहीं बना रखी, तो अपने आसपास की ना वहाँ खोलो, अट्रैक्शंस खोलो, पब्लिक अट्रैक्शंस, ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस खोल लो गूगल मैप में। आसपास ही बता देगा जो भी होएगी, आपको रूट भी दिखा देगा, आपको ये भी बता देगा कौन सी बस या ट्रेन जाएगी, कितने बजे जाएगी, किस स्टेशन से जाएगी, किस स्टेशन पर उतारेगी, कितना वहाँ से वॉकिंग है या कितना है। तो सब कुछ वो चीज़ें बता देगा गूगल मैप्स। आजकल तो गूगल मैप में यहाँ भी ऑप्शन आ गया है कि कैमरा आप ओपन कर लो गूगल मैप में, वो आपको बता देगा डायरेक्शन कि आपने राइट होना है लेफ्ट होना है, ऐसे कैमरा लेकर चलते रहो, वो आपको बताता रहेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गूगल मैप यूज़ करो। और भाई पावर बैंक अपना साथ में ज़रूर रखना। मेरे साथ सीन हो गया था पेरिस में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया रात को, और मुझे पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, तो वो बड़ी दिक्कत हो गई थी मुझे। तो पावर बैंक अपना ज़रूर रखना साथ में, क्योंकि पावर फ़ोन के बिना वहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, पावर बैंक वगैरह का सारा सीन बता दिया। उसके बाद भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, गूगल मैप्स का बता देगी तुम्हें कैसे कैसे ट्रैक करना है। आइटनरी अपनी ज़रूर बना के चलना, क्योंकि आइटनरी मेन चीज़ है। आइटनरी बना लेना, उससे आप ना सॉर्टेड हो जाते हो कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आइटनरी बनाओ अपना अपना स्टार्टिंग के मतलब दिन जब स्टार्ट होता है, देखो कि भाई तुम्हें इस रूट पे जाना है, तो इस रूट पे कौन कौन सी आपकी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो उस रूट पे निकलो, वो चीज़ें कवर करके अपना आ जाओ, फिर से आपको जाना ना पड़े। तो आइटनरी आपका हेल्प कर देती है, एक्सप्लोर भी आप ज़्यादा कर पाओगे, जगह भी ज़्यादा देख पाओगे और घूम भी ज़्यादा पाओगे। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है अगर आपने, तो नाइट में ट्रैवल करो, आप अपना दिन बचाओ, नाइट में ट्रैवल करो, ताकि आप रात दिन में घूम पाओ और चीज़ें ज़्यादा देख पाओ। तो ये चीज़ें तो हो गई सारी पॉइंट जो आपको माइंड में रखने हैं। और सिम का बता दूँ तुम्हें, ऑब्वियसली फ़ोन चाहिए तो सिम भी चाहिए होगा, नेटवर्क चाहिए। तो इंडियन तो महंगा पड़ता है, मैं तुम्हें अगर तुम रोमिंग ऑन करवा के जाते हो तो इंडियन तुम्हें महंगा पड़ जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम अपना वहाँ पे जाके सिम ले लेना। वहाँ पे यूरोप में क्या होता है, दो ज़्यादा चलती है, लाइका लिबारा। और अगर आपको यूरोप में ही रहना है तो लिबारा ठीक है, बढ़िया नेटवर्क। अगर आपको यूरोप और यूके दोनों ट्रैवल करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा लाइका में जाना, क्योंकि लाइका के नेटवर्क यूके में भी अच्छा रहते हैं, लिबारा के इशू करते हैं। तो वो चीज़ें आप देख लेना। अब ये चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, वीज़ा कैसे फाइल करना है, क्या क्या पॉइंट माइंड में रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं माइंड में और कौन कौन से लगाने हैं। अब हम घूम के आए हैं तो एक्सपेंसेस भी भाई बताने पड़ेंगे, अब इतना तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने बजट ट्रिप बनानी थी। बजट ट्रिप तो मैंने काइंड ऑफ बना ली अपनी। अब मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कि वो मैंने कैसे कैसे चीज़ें करी, क्या क्या करा, ठीक है। अब यूरोप की अभी ख़त्म हुई है तो यूरोप का भी पहले डिस्कस करते हैं। तो अब आए थे एक्सपेंसेस पे। एक पहले कॉमन एक्सपेंसेस बता देता हूँ क्या क्या पड़ते हैं। सो राउंड देखो, टिकट है दिल्ली टू, अगर आप कहीं पे भी यूरोप में चले जाओ, मैं फॉर एग्जांपल पेरिस जाओ या एम्स्टर्डम जाओ, तो राउंड ट्रिप आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 के बीच में, 70 to 80,000 के बीच में आपकी टिकट्स हो जाएगी राउंड ट्रिप की। वीज़ा फ़ी मैंने आपको बता दी 9 से 10,000 है, ठीक है। ये एजेंट की फ़ीस एक्सक्लूड करके है, एजेंट आप कुछ भी ले सकता है, वो मुझे नहीं पता जो, बट नॉमिनल फ़ीस होती है वो 5 से 6,000 होती है एजेंट की। तो वो चीज़ आप नॉमिनल फ़ीस ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है सिम, जो कि मेन है सिम। तो ये कॉमन ही है ना, क्योंकि पूरे यूरोप में आपका चलेगा। सिम आपको पड़ जाती है 15 से 20 यूरो की, इतने में आपकी सिम आ जाएगी 15 से 20 यूरो में। आप अच्छे आपको मतलब कॉलिंग भी मिल जाएगी,
आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका काम 1 महीने के लिए, ठीक है। ये कॉमन एक्सपेंसेस हो गए। अब मैं एक एक करके एक कंट्री और एक एक जगह, मतलब एक एक जगह वो कर लेता हूँ सारी, कहते हैं एक एक जगह करके आपको बताने लग जाता हूँ एक्सपेंसेस क्या मुझे पड़े। सबसे पहले मैं गया यहाँ से जर्मनी में मुझे ट्रैवल करना है, तो मैंने आपको बताया ट्रैवल पास ज़रूरी है। तो वहाँ पे लाइन का ट्रैवल पास होता है, ये ज़रूर याद रखना कि कौन सी लाइन का आप ट्रैवल पास ले रहे हो, क्योंकि लाइन वहाँ अलग अलग चलती हैं। अब मेरी सिस्टर रहती थी, उसको पता था कि हमने किस लाइन पर ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो उस लाइन का उसने ट्रैवल पास ले लिया था। तो वो पड़ा था 20 से 25 यूरो का। हाँ, 20 से 25 यूरो का वो मुझे ट्रैवल पास पड़ा था, ठीक है। उसके बाद मुझे फूड का तो देखो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरी सिस्टर थी, बट मैं फूड का बता देता हूँ क्या करूँ वहाँ पे। देखो जर्मनी में इंडियन की कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन फूड की इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, खाना भी बढ़िया मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा दिन में आप अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर लो या मैकडी से खा लो, रात को आप इंडियन अपना खाओ, तो आप उससे पैसे भी सेव कर लोगे और आपको इंडियन भी आप खा लोगे। तो अगर आपको दिन में भी इंडियन जैसे ब्रेकफास्ट करना है इंडियन, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी पराठे वगैरह मिल जाते हैं इंडियन, वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। पराठे और दही मिल जाएगा 7-8 यूरो में, तो पराठे दही, तो वो भी एक्सपेंसिव इतना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको मैं एक राउंड ऑफ बता देता हूँ कि 30 से 35 यूरो में आप दिन का अच्छी तरह खा सकते हो, अगर आपको 3 मील खानी है। कोई कोई होते हैं जैसे ब्रंच करते हैं भाई सीधा, कि वो लंच नहीं करते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, ब्रंच करते हैं, फिर सीधा डिनर करते हैं, तो वही 5-10 यूरो कम कर दो, तो वैसे आप 35 यूरो में अच्छा खाना खा सकते हो एक दिन का, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन में कोई फ़ीस वगैरह है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है ही नहीं कि जिसमें फ़ीस लगे। तो आप जाओ आराम से घूमो फिरो, ठीक है। अब मैं एक जगह गया था स्टैनबर्ग, ठीक है। वहाँ पे गया था कि जो मैंने ट्रेन की लाइन की मैं बताया ना, लाइन्स की टिकट होती है, वो ट्रेन की लाइन की टिकट मेरी वहाँ नहीं चलती थी पास, तो वहाँ की मैंने टिकट ली थी, वो मुझे पड़ी थी 20 यूरो के आसपास की आना जाना, तो वो मेरा एक एक्सपेंस था। अब मैं तो वहाँ रहा था मेरी सिस्टर के घर पे, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि होटल जो हॉस्टल लेना है, वहाँ पे अच्छे हॉस्टल मिल जाते हैं 4-4.5 हज़ार में पर डे, और होटल मिल जाते हैं 7 से 8 हज़ार में पर डे। तो आप अपने हिसाब से एक्सपेंस लगा लेना, जितने दिन आपने रुकना है, हॉस्टल आपके लिए सही है हॉस्टल देख लेना, होटल सही है होटल देख लेना। तो ये तो हो गया जर्मनी का। अब मैं जर्मनी के बाद गया था पेरिस का क्या सीन था कि वहाँ पे ना एक ऐप चलती है पूरे यूरोप के लिए, तो पूरे यूरोप आप कहीं भी ट्रैवल करो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, OMIO। ओमियो ऐप है, जो कि आप जहाँ पे आप हो वहाँ आप डालो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, आपको वो ऑप्शन दिखा देगा क्या क्या ऑप्शन है। बाय ट्रेन कितने कितने बजे की ट्रेन है, कितने कितने की टिकट है, बाय बस क्या है फेयर, और बाय एयर क्या है फेयर। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उसको लेना। मैं सजेस्ट करूँगा सबसे बेस्ट और चीप पड़ता है बाय बस और बाय ट्रेन, क्योंकि फ़्लाइट्स का वहाँ पे पता है क्या पंगा है। अब फ्लाइट ले लिया आपने, टिकट आ रही है, मैं कहता हूँ 15,000 की टिकट आ रही है, पर उस 15,000 की टिकट में आपको बस हैंड लगेज अलाउड होता है, आपको कहते हैं अपना कैरी ऑन लगेज, चेक इन लगेज नहीं अलाउड होता, तो चेक इन लगेज के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो वो अराउंड बैठ जाता है 20,000 पे। तो इससे अच्छा ट्रैवल करो बस से या ट्रेन से, मैंने बताया रात को ट्रैवल करो सबसे बढ़िया है। तो उस ऐप से आप सबको डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं गया था जर्मनी टू यूरोप और जर्मनी टू फ्रांस गया था मैं, तो वहाँ पे मुझे टिकट आ रही थी बाय बस आ रही थी मुझे 7,000 की, 7,000 7,200 की आ रही थी। बाय ट्रेन आ रही थी मुझे 12-13 हज़ार की, और बाय फ्लाइट आ रही थी मुझे 22-23 हज़ार की। तो मैंने भाई देखा अपनी बस सबसे सही आ रही है, रात को चल रही है, सुबह पहुंचा रही है, मेरा दिन भी बच जाएगा। तो मैं रात को चढ़ा बस पे, फ्लिक्स बस है सबसे बढ़िया वहाँ पे, डबल डेकर बस थी, कंफर्टेबल सीट। मैं रात को चढ़ा, सुबह उसने मुझे उतार दिया, तो वो मुझे पड़ी 7,000 की अप्रॉक्स। फिर 2 दिन का मैंने अब ट्रैवल वहाँ पे करना, वहाँ पे मैंने पास बनवा लिया था, तो 2 दिन का मैंने पास ले लिया था 20 यूरो का, 20 यूरो का पड़ा था ट्रैवल पास मुझे, वो ट्रेन बस सब इंक्लूड थी, तो वो मैंने बनवा लिया था। उसके बाद फूड थोड़ा एक्सपेंसिव, पेरिस थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो फूड के मामले में अराउंड जहाँ
आपके 40 यूरोज तो आराम से लग जाएंगे। अगर आप ढंग से खाना खाना है तो 40 यूरोज पर डे के लगेंगे। हॉस्टल, मैंने हॉस्टल बुक कराया था, मैं अपना बताया था। हॉस्टल मैंने थोड़ा आउटर साइड बुक कराया था, बट हॉस्टल नो डाउट बहुत बढ़िया था। फैसिलिटीज़ थी, एमिनिटीज़ थी, क्लीन था, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। बेड भी ऐसे ही थे प्राइवेट टाइप, आप कर्टन करो आपका प्राइवेट बेड बन जाता है। तो आप मेरे व्लॉग्स देख लेना, आपको देखा ही होगा आपने। तो वो हॉस्टल मुझे पड़ा था 4500 का पर डे का। तो वो बेस्ट हॉस्टल था। मैं नाम भी बता देता हूँ, UCPA स्पोर्ट्स स्टेशन। वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और होटल थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं पेरिस में। आपको यही होटल पड़ेगा अराउंड 9-10 हज़ार रुपये का। इस हॉस्टल में भी होटल आप रूम है, आप वो भी ले सकते हो, तो वो 8-9 हज़ार के पड़ते हैं। तो वो आप अकॉर्डिंगली अपने देख लेना। तो ये मेरे एक्सपेंसेस थे फ्रांस के। ज़्यादा मुझे एक्सपेंसेस, क्योंकि मैं आईफिल टावर मुझे जाना था। आईफिल टावर की बुकिंग ही 1 महीने पहले होती है ऊपर जाने की, तो वो मुझे बुकिंग मिली नहीं। ठीक है, एक म्यूज़ियम था वहाँ, उसकी भी बुकिंग बहुत पहले होती है, वो भी मुझे बुकिंग नहीं मिली, क्योंकि मेरा लास्ट मोमेंट में वीज़ा आया और मेरा वीज़ा भी वही डेज के हिसाब से आया था। तो मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ टिकट बुक कराई। तो ये मेरा म्यूज़ियम भी रह गया, अंदर जाना, आईफिल टावर भी रह गया। मेन यही थी अट्रैक्शन, म्यूज़ियम, आईफिल टावर। और क्रूज़ है वहाँ, क्रूज़ चलता है। क्रूज़ आप ज़रूर ट्राई करना। क्रूज़ मैंने ट्राई नहीं करा था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए मैंने क्रूज़ ट्राई नहीं करा था। तो क्रूज़ बड़ा ज़रूर ट्राई करना, बाकी अगली बार जाएंगे तो सब कुछ ट्राई करूँगा वो तो मैं। अब उसके बाद मैं वहाँ से निकला फ्रांस से एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम मैंने उम्मीद अब देखी, मैंने टिकट बुक कराई अपनी। मुझे वो पड़ी थी बस से 2500 की टिकट, 2400 की पड़ी थी। और सबसे बेस्ट मुझे वही पड़ी थी, 2400-2500 से भी कमी पड़ी थी, 2000 के आसपास पड़ी थी। तो वो मैंने बुक कराई। मैं वहाँ से निकला एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में भी नीलीज करके है अपना हॉस्टल, मैंने हॉस्टल बुक करा रखा था। और वो मेरा मेन एम्स्टर्डम है, ओल्ड एम्स्टर्डम में, मुझे वहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वहीं सब कुछ मैं घूम सकता था आसपास। तो मैंने वो बुक कराया अपना। वो मुझे पड़ा था अराउंड 5,500 पर दिन, पर डे। तो वो थोड़ा चाहे एक्सपेंसिव पड़ गया, पर मेरा ये है कि ट्रैवलिंग बच गई ना मेरी। तो वो मेन था। तो वो मेन में था तो मैं कभी भी उठ के चला जाता था कहीं भी। तो वो मैंने बुक करा लिया था, तो मुझे 2 दिन का 11,000 का पड़ा था वो। फिर वहाँ से क्या था कि मैं ओल्ड एम्स्टर्डम में रुका था। तो एम्स्टर्डम में ज़्यादा घूमने के लिए कुछ है नहीं। एक एडेन होटल है, वहाँ पे स्विंग होती है, वो ज़रूर ट्राई करना अगर आपको एडवेंचर पसंद है। एडेन उसकी उसकी टिकट है। वो क्या है, न्यू एम्स्टर्डम में है, तो आपको ओल्ड एम्स्टर्डम ट्रेन स्टेशन है, उसके बैक साइड से फेरीज चलती हैं। ये ओल्ड एम्स्टर्डम है, न्यू है, बीच में फेरीज चलती हैं। फेरीज बिल्कुल फ्री हैं, आप जितनी बार जाओ। तो फेरी में आप जाओ उधर, वहाँ पे अपना एडेन होटल है, वहाँ पे 16 से 17 यूरो है होटल। सबसे टॉलेस्ट होटल है वहाँ का। तो वहाँ से सारा व्यू आता है। तो अगर आपको व्यू बस इंजॉय करना है तो 16-17 यूरोज़ है। अगर आपको साथ में स्विंग भी करना है तो 5-6 यूरो ऊपर है। तो अगर मैं कहूँगा कि अगर आप जा ही रहे हो तो स्विंग भी ज़रूर करना, बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो वो करा मैंने, बस उसकी मैंने फ़ीस दी, 22-23 यूरो थी उसकी। बाकी सारा तो मैंने घूम लिया था, ऐसे ही आसपास ही था। और कहते हैं अगर आप ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप साइकिल ले लेना, वहाँ साइकिल भी ले सकते हो। साइकिल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ बहुत चलती है यार साइकिल। हर टूरिस्ट साइकिल लेकर घूम रहा होता है। तो 10 यूरो में आपको दिन की साइकिल मिल जाती है, 10-12 यूरो में। वो लेना, उससे आप अपना इंजॉय करना आराम से। तो एम्स्टर्डम में मेरा ट्रेन बस का बता दिया मैंने आपको, हॉस्टल का बता दिया, और अपना कहते हैं खाने पीने का भी। एम्स्टर्डम में इंडियन फूड की थोड़ी दिक्कत है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर यही मिलेगा, मैकडी या बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पे थोड़ा इंडियन फूड का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे 30-35 यूरो में वहाँ पे भी पर डे के उसमें हो जाता है खाना। तो ये भी हो गया 70 यूरो 2 दिन के खाने के हो गए। तो ये एक्सपेंसेस थे मेरे। तो अब मैं पूरा एक एक्सपेंसेस पूरा जितना भी मेरा लगा था ना, मैं लास्ट में बताऊंगा जो मैं दूसरी कंट्री घूम के कितना टोटल मेरा खर्चा आया था। तो ये एक्सपेंसिव थे, अब मैंने आपको सब बता दिया। कोई भी अगर आपको डाउट हो फिर भी तो मुझे डीएम कर देना। बाकी तो अभी अगली आप बस व्लॉग्स अगले आने शुरू हो जाएंगे अगली जगह के। अब मैं इसके बाद सोच रहा हूँ कहीं ट्रैवल करने का। अब मुझे आप सजेस्ट करो, मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे कि कहाँ जाऊँ मैं। कोई बड़ी कंट्री ट्रैवल करूँ या कोई छोटी कंट्री जैसे दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, ये ट्रैवल करूँ, या फिर इंडिया में ट्रैवल करूँ। क्योंकि आजकल यार देख रहा हूँ कि सभी बाहर भाग रहे हैं।
इंडिया में भी हमारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इंडिया में हमारे कश्मीर है, कितना एक्सप्लोर करने वाली जगह है। इस टाइम तो वैसे ही गुलमर्ग, सोनमर्ग, कितनी अच्छी अच्छी जगह है, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। बाकी इसी के साथ अभी ये व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं बाकी अगले व्लॉग में। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, वो करना बिल्कुल मत भूलना, और सपोर्ट पूरी करना। चलो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।